जय हिंद। आज आपके लिए इस वीडियो में बिहार पुलिस का 15 टॉप क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं। बिहार पुलिस का 15 टॉप क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं। तो बिहार पुलिस के 15 टॉप क्वेश्चंस में आज आपको बताएंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी सामान्य ज्ञान के बारे में। किसके बारे में बताएंगे प्यारे बच्चों? विज्ञान और प्रौद्योगिकी सामान्य ज्ञान के बारे में, यानी साइंस और टेक्नोलॉजी से जनरल नॉलेज के बारे में बताएंगे। जनरल नॉलेज जो आज बताएंगे, यानी जो जीके आज आपको रहेगा वह रहेगा साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में रहेगा। साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में। और ये कितने क्वेश्चन रहेंगे? तो 15 क्वेश्चन रहेंगे, यानी 15 क्वेश्चन बताएंगे। और ये 15 क्वेश्चन किस पर आधारित है? तो बिहार पुलिस पर आधारित है। नंबर 1 क्वेश्चन है कि भारत द्वारा 27 मार्च 2019 को निम्नलिखित में से किस एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण किया गया था? भारत में प्यारे बच्चों 27 मार्च 2019 को भारत में 27 मार्च 2019 को एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण किया गया था। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था मिशन शक्ति। क्या था प्यारे बच्चों? मिशन शक्ति। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी होगा। तो मिशन शक्ति का ही किया गया था। मिशन शक्ति क्या था? एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल था। इसका क्या किया गया था? भारत में परीक्षण किया गया था। कब परीक्षण किया गया था? तो 27 मार्च 2019 को। कब किया गया था प्यारे बच्चों? 27 मार्च 2019 को। अब इसका थोड़ा व्याख्या समझ लीजिए। तो भारत ने 27 मार्च 2019 को सफलतापूर्वक अपना पहला एंटी सैटेलाइट, जिसको ब्रैकेट में क्या पढ़ेंगे? ASAT पढ़ेंगे, एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण किया गया था। कब किया गया था इसको? तो 27 मार्च 2019 को। 27 मार्च 2019 को याद रखिएगा कि भारत में 27 मार्च 2019 को पहली बार, यानी पहला एंटी सैटेलाइट या पहली बार एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण किया गया था। कहाँ किया गया था? भारत में। कब किया गया था? 27 मार्च 2019 को। जिसने लक्ष्य को संलग्न करने के लिए 300 किलोमीटर, कितने किलोमीटर? 300 किलोमीटर दूरी तय करने वाली मिसाइल का उपयोग करके अंतरिक्ष में, कहाँ? अंतरिक्ष में लो अर्थ ऑर्बिट का हिंदी क्या होता है? पृथ्वी की निचली कक्षा। ऑर्बिट का मतलब क्या होता है? ऑर्बिट का हिंदी होता है कक्षा। क्या होता है प्यारे बच्चों? कक्षा। यानी पृथ्वी की निचली कक्षा में उपग्रह को नष्ट कर दिया गया था। जब ये मिशन शक्ति एंटी सैटेलाइट जब मिसाइल का परीक्षण किया गया था, कहाँ किया गया था? तो अंतरिक्ष में। और इसका दूरी, ये कितने दूरी तय किए गए थे? तो 300 किलोमीटर दूरी तय करने वाली मिसाइल था मिशन शक्ति। तो जब इसको छोड़ा गया था 2019 को, 27 मार्च 2019 को भारत में, तो ये जो है लो अर्थ ऑर्बिट, यानी पृथ्वी की निचली कक्षा में जो उपग्रह होते हैं, उपग्रह को नष्ट कर दिया था। और आपको बता दे कि इस प्रकार की आधुनिक क्षमता हालांकि करने वाला भारत चौथा देश बन गया था। यानी इस तरह का जो मिसाइल छोड़ा गया था, ये आधुनिक क्षमता हासिल करने वाला, ये भारत जो है आधुनिक क्षमता हासिल करने वाला भारत चौथा देश बन गया था। कैसा देश? चौथा देश, यानी चौथे नंबर पर आया था। और ASAT का मतलब क्या था? एंटी सैटेलाइट का कोड नेम मिशन शक्ति पड़ा। इसका कोड नेम क्या रखा गया? एंटी सैटेलाइट का कोड नेम क्या था? मिशन शक्ति। क्या था? मिशन शक्ति। इसलिए याद रखिएगा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत द्वारा 27 मार्च 2019 को निम्नलिखित में से किस एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण किया गया था? तो मिशन शक्ति का किया गया था। कौन सा मिसाइल? मिशन शक्ति का। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो 2 नंबर में लिखल है HIV पॉजिटिव उम्मीदवारों के लिए भारत के किस राज्य ने पहली बार सरकारी नौकरी आरक्षित की है? HIV तो समझते हैं आप लोग क्या है? एक बीमारी है। HIV पॉजिटिव उम्मीदवारों के लिए भारत के किस राज्य ने पहली बार सरकारी नौकरी आरक्षित की है? यानी जिसको HIV पॉजिटिव है उम्मीदवार, जो कैंडिडेट जो खड़ा होता है, तो उनको भारत के वह कौन सा राज्य है जो कि पहली बार उसको सरकारी नौकरी देने के लिए तैयार हो गए थे? तो इसका आंसर क्या होगा? केरल। ऑप्शन सी होगा, यानी केरल देश। केरल देश कहाँ है? तो इंडिया में है। केरल देश ने ही HIV जो पॉजिटिव उम्मीदवार थे उनको भारत के केरल राज्य ने पहली बार सरकारी नौकरी आरक्षित किया, यानी उसको देने के लिए किया। अब इसका क्या करना है? अब इसको थोड़ा सा व्याख्या समझ लीजिए। ये व्याख्या क्या तो केरल राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी, केरल राज्य
एड्स नियंत्रण सोसाइटी। एड्स क्या है? एक बीमारी है, याद रखिएगा। एड्स क्या है? एक बीमारी का नाम है, ठीक है। एड्स क्या है? एक बीमारी है और ये बीमारी मनुष्य में पाया जाता है। तो केरल राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी, जिसको यहाँ पर KSACS इसे पढ़ सकते हैं। तो केरल राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी ने HIV पॉजिटिव, कौन सा? HIV पॉजिटिव उम्मीदवारों के लिए सरकारी नौकरी, कौन सा नौकरी? सरकारी नौकरी आरक्षित करने की घोषणा की है। सरकारी नौकरी आरक्षित करने की घोषणा। तो ये सरकारी नौकरी किसे देना चाह रहा था? तो वैसे व्यक्ति को जो HIV पॉजिटिव हो, HIV पॉजिटिव उम्मीदवारों को। और ये कौन सा राज्य का बात हो रहा है? तो केरल राज्य का बात हो रहा है। केरल राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी, यानी एड्स से क्या हो? कंट्रोल हो। एड्स से क्या हो? कंट्रोल होना चाहिए। वैसे सोसाइटी में HIV पॉजिटिव उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी आरक्षित करने की घोषणा की। समन्वयक के पद के लिए HIV पॉजिटिव उम्मीदवारों के लिए एड्स नियंत्रण सोसाइटी, जिसको KSACS, इसको क्या पढ़ सकते हैं? KSACS, ठीक है। एड्स नियंत्रण सोसाइटी, यानी एड्स को कंट्रोल करने वाला वो कौन सा सोसाइटी है? उसमें से जितने भी HIV पॉजिटिव है उसको सरकारी नौकरी देने के लिए केरल सरकार तैयार हुए थे। तो KSACS के कार्यालय में एक रिक्त आरक्षित की गई। इसके पीछे कारण यह है कि ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति से जोखिम वाले समूहों के साथ समन्वय और संचार में सुधार होगा और प्रभावी रोकथाम सुनिश्चित होगी। इसीलिए केरल सरकार जो है HIV पॉजिटिव उम्मीदवारों के लिए उन्हें सरकारी नौकरी देने के लिए घोषणा किया गया था। तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव चंद्रमा प्रदूषण से जुड़ा हुआ है? वह कौन सा जीव है जो कि चंद्रमा प्रदूषण से जुड़ा हुआ है? तो क्या होगा इसका आंसर? क्या है? तो इसका आंसर होगा A और B दोनों, यानी A भी है और B भी है। तो A में क्या लिखा है? A में है ट्राडिडेक्स और B में है वाटर वियर। ये दोनों क्या है? ट्राडिडेक्स और वाटर वियर दोनों क्या है? ये दोनों जीव है। ये क्या है प्यारे बच्चों? जीव है। और ये दोनों जीव जो है चंद्रमा को क्या करता है? प्रदूषण से जोड़ता है, यानी चंद्रमा को प्रदूषण कर देता है। अब इसका थोड़ा व्याख्या समझिएगा तब आपको समझ में आएगा। व्याख्या में क्या लिखा है कि ट्राडिगेट छोटे जीव हैं, या ट्राडिगेट छोटे जीव हैं। तो यहाँ पर दो जीव का बात हो रहा है। सी आंसर है A और B। A में क्या है? ट्राडिगेट्स और B में क्या है? B में है वाटर वियर, ठीक है। T से ट्राडिगेट, अब V से क्या हो गया? वाटर वियर। तो ये दोनों क्या है? छोटे जीव हैं। ये दोनों जो है प्यारे बच्चों छोटे जीव हैं। तो ट्राडिगेट छोटे जीव हैं जिन्हें पानी का भालू या मौस पिगलेट के रूप में भी जाना जाता है। ट्राडिगेट एक छोटा जीव है, या इसको कह सकते हैं सूक्ष्म जीव, अत्यंत छोटा जीव। ये इसको क्या कहते हैं? पानी का भालू या मौस पिगलेट के रूप में जाना जाता है। पानी का भालू या मौस पिगलेट के रूप में जाना, क्योंकि ये इसी तरह दिखने में लगता है। उनके 8 पैर, ये जो है ना, इनके कितने पैर होते हैं? 8 पैर और हाथ हैं। इनके 8 पैर और हाथ हैं, जिनमें से प्रत्येक पर 4 से 8 पंजे हैं। इनके जो है प्रत्येक 4 से 8 क्या हैं? पंजे हैं। यह कहा जाता है कि वे पृथ्वी पर सबसे कठिन और सबसे लचीले जीवों में से एक है। ये पृथ्वी पर सबसे कठिन और सबसे लचीले जीव में से एक है। हाल ही में हुई विकास और रिसर्च के अनुसार ये छोटे जानवर चंद्रमा को प्रदूषित कर रहे हैं। ये छोटे जानवर क्या कर रहे हैं? चंद्रमा को प्रदूषित कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि उन्होंने वहाँ प्रजनन करना शुरू कर दिया है। प्रजनन का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन। यानी वहाँ पर जो है चंद्रमा पर ये प्रजनन माने यानी अपने जैसे एक से अधिक जीवों को उत्पत्ति कर रहा है। प्रजनन का मतलब यानी जन्म दे रहा है। तो ये क्या कर रहा है? चंद्रमा को ये जीव क्या कर रहा है? प्रदूषित कर रहा है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? A और B, यानी ट्राडिगेट्स और वाटर बियर। ये दोनों छोटे जीव हैं, अत्यंत छोटे जीव। ये दोनों क्या है? चंद्रमा पर क्या कर रहा है? चंद्रमा को प्रदूषित कर रहा है। और वहाँ पर ये क्या कर रहा है? अपने जैसे जीव को क्या कर रहे हैं? प्रजनन कर रहे हैं। चौथा प्रश्न क्या है? 4 नंबर में बोल रहा है कि किस प्रकाश के संपर्क में आने से उम्र बढ़ने में तेजी आ सकती है? किस प्रकाश के संपर्क में आने से उम्र
बढ़ने में तेज़ी आ सकती है। तो इसका आंसर होगा नीली लाइट। कौन सा लाइट? नीली लाइट। तो नीली लाइट जो है प्यारे बच्चों, नीली लाइट प्रकाश के संपर्क में आने से उम्र बढ़ने में तेज़ी आ सकती है। तो इसका थोड़ा व्याख्या समझ लीजिए। तो व्याख्या में लिखा है, ओरेगन स्टेट्स यूनिवर्सिटी के अनुसार लंबे समय तक नीली रोशनी के संपर्क में रहने से उम्र बढ़ने में तेज़ी से आ सकती है। तो यहाँ पर जो है ओरेगन स्टेट्स यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम क्या है? ओरेगन स्टेट्स यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पर क्या किया, एक लैब में यह देखा गया कि लंबे समय तक यदि नीली रोशनी के संपर्क में कोई भी व्यक्ति रहेगा तो उसका उम्र क्या होगा? तेज़ी से बढ़ेगा। तेज़ी से ही क्या बढ़ेगा? बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? उम्र बढ़ेगा। भले ही यह आपकी आँखें तक ना पहुँचे, यह रोशनी जो है आपके आँख तक नहीं पहुँचे। फ़ोन, कंप्यूटर और घर से निकलने वाली लाइट भी हानिकारक होती है। देखिए, फ़ोन माने मोबाइल, फ़ोन हो गया, कंप्यूटर हो गया और घर से जो भी लाइट निकलता है वो क्या है? एक हानिकारक होता है। तो नए शोध से पता चला कि प्रकाश उत्सर्जक डायोडक जो नीली तरंगों का उत्पादन करता है वह मस्तिष्क और रेटिना की कोशिकाओं को क्या करता है? नष्ट कर देता है। मस्तिष्क का मतलब क्या होता है? माइंड। मस्तिष्क का मतलब होता है प्यारे बच्चों माइंड। माइंड माने क्या होता है? दिमाग। तो हमारा दिमाग और रेटिना कहाँ पाया जाता है? तो रेटिना आपको आई माने क्या होता है? आँख। तो यानी माइंड और आई में जो रेटिना पाया जाता है, यानी आँखों के अंदर में रेटिना पाए जाते हैं। तो रेटिना की जो कोशिका होती है, कोशिकाओं को क्या करता है? नष्ट करता है। यानी मस्तिष्क और रेटिना की जो कोशिका होती है, इन कोशिकाओं को क्या कर रहा है? नष्ट कर रहा है। तो ये नष्ट कौन करता है? तो फ़ोन से, कंप्यूटर से और घर में जो भी लाइट है, उन लाइट से ही हमारे दिमाग और हमारे आँखों के अंदर में जो रेटिना की जो कोशिका है, यानी दिमाग और मस्तिष्क और रेटिना की कोशिकाओं को नष्ट करता है। लेकिन नीली रोशनी से हमारे मस्तिष्क और रेटिना की कोशिकाओं को नष्ट नहीं करता है। इसलिए फ़ोन या मोबाइल या कंप्यूटर और घर में जो भी लाइट है, उनसे जो भी किरण निकलता है, जो भी लाइट निकलता है, वो क्या है? एक हानिकारक लाइट है और इससे हमारे मस्तिष्क और रेटिना की कोशिकाओं को नष्ट करता है। तो आपके एग्ज़ाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मस्तिष्क और रेटिना की कोशिकाओं का वह कौन सा प्रकाश को नष्ट कर सकता है? तो वह कौन हो सकता है? अब जैसे कि नीला रोशनी को छोड़कर कोई भी रोशनी है, वह मस्तिष्क और रेटिना की कोशिकाओं को नष्ट कर सकता है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि किस महाद्वीप में वैज्ञानिकों ने आयरन के दुर्लभ समस्थानिक के कण पाए हैं? यानी वह कौन सा महाद्वीप है जो कि वैज्ञानिकों ने, यानी साइंटिस्ट ने आयरन यानी आयरन का किसको? Fe को क्या बोलते हैं? आयरन बोलते हैं। तो आयरन के दुर्लभ समस्थानिक कण पाया है। तो वह क्या है? ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। बी में क्या लिखा? अंटार्कटिका में पाया गया है। अंटार्कटिका क्या है? एक महाद्वीप है। ठीक है। तो यहाँ के जो वैज्ञानिक थे, यहाँ के वैज्ञानिक ने अपने लैब में यह देखा कि आयरन के दुर्लभ समस्थानिक कण यहाँ पर पाए गए हैं। तो ये कौन सा महाद्वीप है? अंटार्कटिका में। अब इसका थोड़ा व्याख्या समझ लीजिए। व्याख्या में देखिए क्या कह रहा है। व्याख्या में लिखा है कि हाल ही के एक विकास में वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका, ये अंटार्कटिका क्या है? एक महाद्वीप है, याद रखिएगा, ये क्या है? एक महाद्वीप का नाम है। में बर्फ़ के एक दुर्लभ बर्फ़ समझते हैं जिसको आइस बोलते हैं। बर्फ़ के एक दुर्लभ आइसोटोप Fe का मतलब क्या होता है? आयरन या लोहा। Fe60 के कण पाए हैं। कौन सा कण पाया? Fe60 के कण पाए हैं। तो यह माना जाता है कि वे पास के सुपरनोवा से उत्पन्न हुए। पास के जगह है, वहाँ पर उत्पन्न हुआ था। उस जगह का क्या नाम था? सुपरनोवा से उत्पन्न हुए हैं। तो वैज्ञानिकों के अनुसार इससे अंतरिक्षीय धूल के बादलों को संरचना और उत्पत्ति को समझाने में मदद मिलेगी। जो संरचना और उत्पत्ति को, ये दोनों को समझाने में उनको क्या मिल रहा है? मदद मिल रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर में है, चंद्रयान 2 मिशन किस व्हीकल द्वारा लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 2 मिशन किल व्हीकल द्वारा लॉन्च किया गया था। तो आपका आंसर क्या होगा? GSLV MK30। GSLV MK30। यहाँ पर GSLV MK30। तो ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों? ए होगा।
ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए होगा। तो GSLV MK30 में चंद्रयान-2 मिशन शक्ति चंद्रयान-2 मिशन व्हीकल द्वारा लॉन्च किया गया था। अब इसका थोड़ा व्याख्या समझिए। व्याख्या में देखिए क्या लिखा है कि चंद्रयान-2 चंद्रमा के लिए दूसरा मिशन है। चंद्रयान-2 चंद्रमा के लिए क्या है, दूसरा मिशन है। याद रखिएगा, चंद्रयान-2 चंद्रमा के लिए दूसरा मिशन है। तो जिसे भारत के जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल द्वारा, जिसको GSLV MK30 ठीक कहते हैं, द्वारा 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था, 22 जुलाई 2019 को लॉन्च। याद रखिएगा ये डेट, 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था चंद्रयान-2। तो यह 19 अगस्त 2019 को चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा। तो लॉन्च कब किया गया था चंद्रयान-2 को, तो 22 जुलाई 2019 को, और 19 अगस्त 2019 को चंद्रमा की कक्षा में जाके ये पहुंचा था। देखिए, छोड़ा गया था 22 जुलाई 2019 को, लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को, और ये पहुंचा था कब, चंद्रमा की कक्षा में कब पहुंचा गया था, 19 अगस्त 2019 को। 19 अगस्त 2019 को वहाँ पहुंचा गया था। तो जब वहाँ पहुंचा गया था तो लेडर के क्रॉस लैंडिंग के बावजूद इसरो ने पुष्टि की कि सभी उपकरण जितने भी उपकरण हैं ऑर्बिटर में है। ऑर्बिटर का मतलब क्या होता है, कक्षा में है। यानी जो चीज़ चंद्रयान-2 द्वारा जो लॉन्च किया गया था, तो जितने भी इसरो का मतलब क्या होता है कि जितने भी साइंटिस्ट इसरो में जो काम करते हैं, उसके इसरो में पुष्टि किया गया था कि सभी उपकरण ऑर्बिट में है। कहाँ है, कक्षा में, चंद्रमा की कक्षा में है, और अच्छी तरह से काम कर रहा है। अच्छा तरह से वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है। कौन, चंद्रयान-2 कर रहा है। तो ये लॉन्च भारत में किया गया था। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन है कि 2019 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किस विकास के लिए दिया गया था। रसायन विज्ञान किसको कहते हैं प्यारे बच्चे, तो केमिस्ट्री को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, तो केमिस्ट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, रसायन विज्ञान। तो 2019 में रसायन विज्ञान में यानी केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार किस विकास के लिए गया था, यानी वो कौन सा विकास किया गया था जिसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर होगा ए होगा। क्या होगा, ए हो जाएगा। तो ए में क्या लिखा है, लिथियम आयन बैटरी के विकास के लिए। लिथियम आयन बैटरी के विकास के लिए 2019 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार विकास के लिए दिया गया था, विकास के लिए दिया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। याद रखिएगा। तो व्याख्या में देखिए क्या लिखा है, इसको ध्यान से समझिए कि लिथियम आयन बैटरी के विकास के लिए रसायन विज्ञान 2019 में नोबेल पुरस्कार के प्राप्तकर्ता जॉन, किसे मिला गया था, जॉन, एक व्यक्ति था, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जॉन, प्राप्तकर्ता जॉन, ठीक है, इन्हें मिला गया था। लिथियम आयन बैटरी के विकास के लिए रसायन विज्ञान 2019 में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता जॉन को मिला गया था। तो जॉन क्या थे, एक साइंटिस्ट था, ठीक है। इन्होंने रसायन विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए थे। तो इन्होंने ही बताया कि लिथियम आयन बैटरी का विकास किया था। तो लिथियम आयन बैटरी का विकास किया था, किसने किया था, जॉन। तो जब ये लिथियम आयन बैटरी का विकास किया गया था तो 2019 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जॉन को। फिर आगे है कि गुड एनफ का मतलब काफ़ी है, गुड एनफ। उसके बाद है गुड एनफ स्टैनली विहांटिकम एंड अकीरो योशिनो है। तो क्या आप यह जानते हैं कि इस हल्की रिचार्जेबल और शक्तिशाली बैटरी का उपयोग मोबाइल फ़ोन से लेकर लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों तक में किया जाता है। यानी लिथियम आयन बैटरी का जो विकास किया गया था, इसका प्रयोग आखिर कहाँ कहाँ होता है, तो इसका प्रयोग हल्की रिचार्जेबल और शक्तिशाली बैटरी का उपयोग जो है, ये जो बैटरी है हल्की है, ठीक है, हल्की रिचार्जेबल और शक्तिशाली बैटरी का उपयोग जो है मोबाइल फ़ोन से लेकर लैपटॉप, इलेक्ट्रिक वाहनों तक किया जाता है। कहाँ कहाँ किया जाता है प्यारे बच्चों, मोबाइल फ़ोन से लेकर मोबाइल फ़ोन, उसके बाद लैपटॉप, और जितने भी इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं, गाड़ी होते हैं, उनमें जो है लिथियम आयन बैटरी का उपयोग किया जा रहा है। इतना ही नहीं, यह सौर और पवन ऊर्जा में भी महत्वपूर्ण मात्रा में ऊर्जा संग्रहित कर सकती है। ये जो है
सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, इन दोनों में भी ये काम कर रहा है। कौन? लिथियम आयन बैटरी, जिससे जीवाश्म ईंधन मुक्त समाज बनना संभव होगा। इसीलिए लिथियम आयन बैटरी के विकास के लिए रसायन विज्ञान जो है 2019 में क्या मिला गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि द्विध्रुव विकार जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बाइपोलो डिसऑर्डर। तो द्विध्रुवी विकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, यानी उपरोक्त तो सभी सही हैं, यानी ये तीनों ऑप्शन सही है, ए, बी और सी, ये तीनों कथन क्या है? सही है। तो ए में क्या लिखा है कि यह एक मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति है। द्विध्रुवी विकार जो है प्यारे बच्चों, ये मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति है। और इस विकार के, बी में क्या है? इस विकार के रोगी तीव्र मनोदशा से गुजरते हैं। ये जो द्विध्रुवी विकार है, इससे क्या होता है कि जो पेशेंट होते हैं यानी जो रोगी होते हैं, तीव्र मनोदशा से क्या होते हैं? गुजरते हैं। और इस विकार के, सी में क्या है? इस विकार के मरीजों को योजना और निर्णय लेने की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। द्विध्रुवी से जो भी मरीज होते हैं, उनको योजना और निर्णय लेने में उनको बहुत ही दिक्कत की सामना करना पड़ता है। तो चलिए इसका व्याख्या समझ लेते हैं कि द्विध्रुवी आखिर क्या है। बाइपोलो डिसऑर्डर, तो द्विध्रुवी विकार जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बाइपोलो डिसऑर्डर, एक मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है। ये क्या है? एक मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है। द्विध्रुवी विकार क्या है? एक मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है जिसमें रोगी तीव्र मनोदशा से गुजरते हैं। किस दशा से? मनोदशा से गुजरते हैं, जो अवसाद और मूड स्विंग से गुजरते हैं। तो शोध के बाद वैज्ञानिकों ने पाया कि ऐसी रोगी अपने सामान्य चरणों में भी सूचना के प्रसंस्कार के मामले में कुछ अवशिष्ट हानि उठाते हैं, कुछ गलत कदम उठाते हैं। तो अध्ययन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस, जिसको निमहंस भी कहते हैं, बेंगलुरु और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के संयुक्त शोधकर्ता द्वारा किया गया था। इसलिए प्यारे बच्चों कि द्विध्रुवी विकार क्या है? द्विध्रुवी विकार क्या है? एक मानसिक स्वास्थ्य स्थिति और रोगी तीव्र मनोदशा और मरीजों को योजना और निर्णय लेने में कठिनाई होती है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, उपरोक्त सभी, यानी चारों ऑप्शन इसका क्या होगा? सही हो जाएगा। 9 नंबर में क्या है? 9 नंबर में देखिए क्या लिखा है, लेकिन निम्नलिखित में से किस स्थान से नेपाल ने अपना पहला सैटेलाइट नेपाली सेट 1 लॉन्च किया गया था? नेपाली सेट 1 लॉन्च किया गया था। तो आंसर क्या होगा? यूएस। तो यूएस से जो है नेपाल ने पहली बार सैटेलाइट नेपाली सेट 1 लॉन्च किया गया था। अब इसका थोड़ा व्याख्या समझिए। व्याख्या में क्या लिखा है कि नेपाली सेट 1, जिसको इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं? नेपाली सेट 1 उपग्रह नेपाल द्वारा 18 अप्रैल 2019 को संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्जीनिया से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। यूएसए का मतलब क्या होता है? यूएसए किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों? तो अमेरिका को कहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका को। तो नेपाली सेट 1 जो है नेपाली सेट 1 उपग्रह में नेपाल द्वारा 18 अप्रैल 2019 को, याद रखिएगा डेट, 18 अप्रैल 2019 को संयुक्त राज्य अमेरिका में, यानी नेपाल में नहीं, नेपाल से लॉन्च नहीं किया गया था। ये लॉन्च कहाँ किया गया था? तो अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका से किया गया था। और वर्जीनिया यानी एक जगह है, वहाँ पर वर्जीनिया से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। यानी नेपाल के जो वैज्ञानिक थे, नेपाल के जो साइंटिस्ट थे, यानी जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने नेपाली सेट 1 एक मिसाइल परीक्षण किया गया था, मिसाइल को बनाया गया था। तो नेपाली सेट 1 उपग्रह नेपाल द्वारा, यानी ये कहाँ बना था? नेपाली सेट 1 कहाँ बना गया था? ये मिसाइल तो नेपाल में बना गया था। और इस नेपाल द्वारा, यानी नेपाल में बना था, तो नेपाल का ही ना है ना नेपाली सेट 1। तो ये 18 अप्रैल 2019 को संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्जीनिया, यानी एक वर्जीनिया का एक जगह है, वहाँ पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। तो लॉन्च क्यों किया गया था? तो इसका उद्देश्य हिमालय राष्ट्र की विस्तृत भौगोलिक जानकारी एकत्र करना चाहता था। नेपाली सेट 1 इसीलिए छोड़ा गया था
18 अप्रैल 2019 को, वो भी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में जाके लॉन्च किया गया था। इसको इसीलिए छोड़ा गया था जो हिमालय है, यानी जिसको हिमालय बोल सकते हैं, तो हिमालय राष्ट्र को विस्तृत यानी विस्तार रूप से जो इसका भौगोलिक क्षेत्र है उसको एकत्र मैंने इकट्ठा जानकारी करने के लिए नेपाली सेट 1 को लॉन्च किया गया था। कहाँ लॉन्च किया गया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। कब लॉन्च किया गया था? तो 18 अप्रैल 2019 को। ठीक है। नेपाली सेट 1 जो है ये मिसाइल किनका है? तो नेपाल देश का है। 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। 10 नंबर में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे पहले चंद्रमा के डार्क साइड में पहुंचा गया था? वह कौन सा देश है सबसे पहले चंद्रमा के डार्क साइड में पहुंचा गया था? तो ऑप्शन क्या है? सी, जिसका नाम है चीन देश। चीन, जिसको चीना कहते हैं, चीन। तो चीन देश सबसे पहले चंद्रमा के डार्क साइड में पहुंचा गया था। तो चंद्रमा के डार्क साइड में पहुंचने वाला सबसे पहला देश था चीन। कौन था प्यारे बच्चों? चीन। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी होगा। इसका व्याख्या थोड़ा समझिए। व्याख्या में क्या है? छोटा व्याख्या है कि चीन का चेंज 4 पहली बार चंद्रमा के पिछले तरफ या डार्क साइड पर पहुंचा गया था। चीन का चेंज 4, इसका नाम था चेंज 4, पहली बार चंद्रमा के पिछले तरफ डार्क साइड में पहुंचा गया था। किस साइड में? डार्क साइड में। 11 नंबर क्वेश्चन है कि जीका वायरस का नामकरण किस देश के जीका 1 के, 1 में क्या था? जंगल, जीका 1 के नाम पर किया गया था। जीका वायरस का नामकरण किस देश के जीका 1 के नाम पर किया गया था? तो ऑप्शन है डी। क्या होगा प्यारे बच्चों? डी। डी में क्या लिखा है? तो डी में देखिए आपका लिखा हुआ है, क्या लिखा है डी में? युगांडा। युगांडा ये क्या है? एक देश है। युगांडा देश जीका वायरस नामकरण जो है जीका 1 के नाम पर रखा गया था। युगांडा देश में एक जीका वायरस का उत्पत्ति हुआ था। तो वहाँ पर जो है उसी युगांडा देश में एक जीका 1 था, यानी जीका जंगल था। उन्हीं के नाम पर इस वायरस का नाम रख दिया था जीका वायरस। तो व्याख्या में क्या लिखा है? तो जीका वायरस पहली बार 1947, देश कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। तो 1947 का बात है। जीका वायरस का पहली बार 1947 में युगांडा में वैज्ञानिकों द्वारा पता लगाया गया था, जब वे पीले बुखार पर शोध कर रहे थे। किस बुखार पर प्यारे बच्चों? पीले बुखार पर। यानी वहाँ के कुछ लोगों को कौन सा बुखार पकड़ लिया था? तो पीले बुखार। तो पीले बुखार पर शोध कर रहे थे। तो जीका वायरस का नाम युगांडा के जीका फॉरेस्ट के नाम पर रखा गया था। जीका वायरस का नाम युगांडा के जीका फॉरेस्ट के नाम पर रखा गया था। तो स्थानीय यानी वहाँ के जो स्थानीय भाषा थे, स्थानीय भाषा के शब्द में जीका का अर्थ क्या होता है? अतिवृद्धि। क्या होता है प्यारे बच्चों? अतिवृद्धि। ओवरग्राउंड। शोध में वैज्ञानिकों को एक अलग और स्पष्ट रूप से हानि रहित वायरस का पता चला, जो मच्छरों के द्वारा बंदरों में प्रेषित यानी उनमें पाया जाता है। प्रेषित किए गए यानी मच्छरों और बंदरों दोनों पर क्या किया गया था? परीक्षण किया गया था और उन्होंने इसका नाम जीका रखा गया था। क्या रखा गया था? जीका रखा गया था। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, जीका वायरस पहली बार 1947 में, डेट याद रखिएगा, 1947 में युगांडा में वैज्ञानिकों द्वारा पता लगाया था। तो क्वेश्चन आएगा कि जीका वायरस का पहली बार कब युगांडा में वैज्ञानिकों द्वारा पता लगाया था? तो 1947 में। याद रखिए 1947 में। कौन सा देश था? तो युगांडा देश था। ठीक, वहाँ पर लगाया था। और ये पीले बुखार का शोध कर रहा था, उसी समय इनको पता चला था। 12 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश ने दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु विकसित किया है? किस देश ने दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु विकसित किया गया है? वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट। तो इसका आंसर क्या होगा? कौन सा देश है? तो रूस देश है। डी होगा। क्या होगा इसका आंसर? डी। डी में क्या है? रूस। क्या है प्यारे बच्चों? रूस। तो रूस देश ने दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र विकसित किया गया है। अब इसका थोड़ा व्याख्या समझिएगा। तो 14 सितंबर 2019 को रूस का दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनकर पूरा हो गया। संयंत्र होकर पूरा हो गया। तो प्यारे बच्चों, 14 सितंबर 2019 को रूस देश ने दुनिया का यानी पूरे वर्ल्ड में पहला ऐसा तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा बनाया था। परमाणु ऊर्जा संयंत्र इसका नाम था। तो ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र क्या है? एक तैरता हुआ, यानी ये तैरता है और ये रूस देश में
रूस देश के साइंटिस्ट ने बनाया। और कब बनाया था? 14 सितंबर 2019 को बनाया गया था। तो 14 सितंबर 2019 को रूस का दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनकर पूरा हो गया। संयंत्र होकर क्या हो गया प्यारे बच्चों? पूरा हो गया। तो यह देश के सुदूर पूर्व में लगभग 5000 किलोमीटर, कितने किलोमीटर? लगभग 5000 किलोमीटर, 3100 मील आर्कटिक स्थानांतरित पर है। ये कहाँ पर रखा गया है? आर्कटिक स्थानांतर, यानी एक जगह है, महाद्वीप है, वहाँ पर रखा गया है। लगभग 5000 किलोमीटर और 3100 मील, 5000 किलोमीटर, 3100 मील, इतना दूरी पर जो है एक महाद्वीप है जिसका नाम है आर्कटिक स्थानांतरण, यानी आर्कटिक जगह पर रखा गया है। क्या रखा गया है? तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये परमाणु को रखा गया है। तो फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसका नाम क्या रखा गया? वहाँ के वैज्ञानिकों ने नाम दिया फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट, नाम दिया गया था। तो इसका जो नाम दिया गया था प्यारे बच्चों, वह एक क्या थे? साइंटिस्ट थे। वो क्या थे प्यारे बच्चों? साइंटिस्ट थे। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम क्या रखा गया था? प्लांटिक न्यूक्लियर पावर प्लांट नाम दिया था। तो इसका नाम जो देने वाले थे वह थे द अकादमी लोमोनोसोव, द अकादमी लोमोनोसोव है। तो इन्होंने ही प्लांटिक न्यूक्लियर पावर प्लांट नाम दिया गया था। तो यह चुकोटका के स्वायत्त जिले पवेके से साल के अंत तक संचालित होना शुरू हो गया। यह लगभग 1 लाख लोगों को ऊर्जा प्रदान करेगा और तेल और प्लेटफॉर्मों को भी पावर देगा। कौन? परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये काम क्या कर रहा है? तो ये जो है प्यारे बच्चों, ये यहाँ पर देखिए लिखा है चुकोटका के स्वायत्त जिले का नाम है पवेके। क्या नाम है? पवेके से साल के अंत तक संचालित होना शुरू हो जाएगा। क्या संचालित होना शुरू होगा? कि लगभग 1 लाख लोगों को ऊर्जा प्रदान करेगा और तेल प्लेटफार्मों को भी पावर देगा। ये काम इसका है। 13 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शोधकर्ताओं के अनुसार शुद्ध कार्बन की पहली स्थिर रिंग में कितने परमाणु होते हैं? यानी शोधकर्ताओं के अनुसार शुद्ध कार्बन होता है प्यारे बच्चों, शुद्ध कार्बन पहली स्थिति रिंग में कितने परमाणु देते हैं? तो कितने परमाणु देते हैं? तो 18 परमाणु देते हैं। कितने परमाणु प्यारे बच्चों? 18। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन होगा ए। याद रखिएगा ऑप्शन क्या है? ए। तो व्याख्या में देखिए क्या लिखा है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और IBM रिसर्च लैब्स केमिस्ट्रियों ने हासिल किया कि शुद्ध कार्बन का पहला रिंग आकार का स्थिर अणु 18 परमाणु का एक चक्र है। 18 परमाणु का क्या है प्यारे बच्चों? चक्र है। तो कार्य को हाल ही के एक अंत विज्ञान में प्रकाशित किया गया। क्या प्रकाशित किया गया? कि सर्कुलर कार्बन अणुओं को साइक्लोरोकार्बन के रूप में जाना जाता है। सर्कुलर कार्बन अणुओं को किस रूप में जाना जाता है? तो साइक्लोरोकार्बन। याद रखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। और सबसे छोटी इस तरह की रिंग में 18 परमाणु शामिल होते हैं, जिन्हें बताया जाता है कि ये क्या है? स्थिर है। 18 परमाणु इसमें क्या होते हैं? शामिल होते हैं। सबसे छोटी इस तरह की रिंग में जो रिंग बनता है, रिंग माने क्या होता है? जो गोल होते हैं, रिंग में 18 परमाणु शामिल होते हैं। और ये परमाणु क्या होते हैं? 18 परमाणु स्थिर रहते हैं। 14 नंबर प्रश्न है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने प्रथम निकटवर्ती सुपर अर्थ फर्स्ट नियर बाय सुपर अर्थ की खोज की थी? तो इसका आंसर होगा ए। क्या होगा आंसर प्यारे बच्चों? ए होगा। तो ए में क्या लिखा है कि द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशंस, जिसको नासा कहते हैं। नासा का फुल फॉर्म क्या है प्यारे बच्चों? द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस
तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। अब इसका थोड़ा व्याख्या समझते हैं। अब व्याख्या में देखिए क्या लिखा है। व्याख्या में लिखा है कि नासा के उपग्रहों ने पहले निकटवर्ती सुपर अर्थ की खोज किया गया था। यानी नासा के उपग्रहों ने पहले निकटवर्ती सुपर अर्थ की क्या किया गया था, खोज किया गया था। यह एक ऐसा ग्रह है जो संभवतः जीवन का समर्थन कर सकता है। संभवतः जीवन का क्या कर सकता है प्यारे बच्चों, समर्थन कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलविदों की टीम ने प्रकाशन खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी में अपने निष्कर्षणों की घोषणा की है। यानी जो निष्कर्ष निकाला है। नई खोज को एक्सोप्लैनेट के रूप में जाना जाता है और यह मूल रूप से एक ग्रह है जो हमारे सौरमंडल के बाहर एक स्टार की परिक्रमा करता है। जो हम लोग का जो सौरमंडल है ना प्यारे बच्चों, वहाँ के जो बाहर एक स्टार है, स्टार माने क्या होता है, तारा की परिक्रमा करता है। कौन करता है, तो निकटवर्ती सुपर अर्थ जो खोज किया गया था वो। 15 नंबर क्वेश्चन, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में यानी 15 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा संयुक्त राष्ट्र संगठन क्रिप्टोक्यूरेंसी में डोनेस स्वीकार करने वाला पहला संगठन बन गया था। कौन सा संयुक्त राष्ट्र संगठन क्रिप्टोक्यूरेंसी में डोनेस स्वीकार करने वाला पहला संगठन बन गया था। तो आंसर क्या होगा, बी में क्या लिखा है, UNICEF। तो UNICEF, तो आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों इसका, तो बी होगा। बी में क्या लिखा है, UNICEF। तो UNICEF संयुक्त राष्ट्र संगठन क्रिप्टोक्यूरेंसी में डोनेशन स्वीकार करने वाला पहला संगठन बना। तो इसमें व्याख्या में क्या लिखा है कि UNICEF संयुक्त राष्ट्र बाल कोष संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। ये जो एजेंसी है प्यारे बच्चों, ये बाल कोष संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। और क्रिप्टोक्यूरेंसी में लेन देन करने और रखने वाला पहला संयुक्त राष्ट्र संगठन बना। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, वैज्ञानिकों ने क्या नाम रखा, UNICEF रखा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों बिहार पुलिस के 15 यानी 15 क्वेश्चंस विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आधारित पर आपको जीके बताएं। तो इस वीडियो को देखने के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद।